हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पहले मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि जिस प्रकार से 12 का संबंध है 27 के साथ में, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 27 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 12 से यहाँ पर 27 कैसे बना है। तो 12 से यहाँ पर 27 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 12 का किया गया है 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 12 का 2 गुना बन जाएगा 24 से 27 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 24 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 24 और 3 मिलकर बन जाएगा 27। और ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 27 के अंदर है और इस 27 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 27 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए मेरे भाई इस 27 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 27 का करेंगे 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 27 का 2 गुना बन जाएगा कितना, 54 है। और इस 54 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +3 कर देंगे। तो 54 और 3 मिलकर बन जाएगा 57। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 57। अब हमें देखना है कि 57 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर 57 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई आपके एग्जाम के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है
वो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखकर इस समीकरण को सोल्व करके देखना है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे हम क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर ऑप्शन ए या विकल्प ए के चिन्हों को रखेंगे, करेंगे क्या, गुणा के स्थान पर तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और प्लस के स्थान पर गुणा करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए समीकरण है क्या है, समीकरण में दिया गया है 8, उसके बाद में क्या है गुणा, गुणा के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, उसके बाद में क्या है 2, फिर क्या है प्लस, प्लस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, उसके बाद में क्या है 5, फिर क्या है माइनस, उसके बाद में 16, फिर क्या है भाग में 4 और इसके बराबर में कितना दिया गया है 14। तो इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। ठीक है, हमेशा आपको समीकरण के अंदर भाग को ही सोल्व करना है। तो यहाँ पर है सबसे पहले 8, उसके बाद में +2, ठीक है, फिर है गुणा के अंदर 5, फिर है माइनस, अब यहाँ पर देखिए 4 का भाग देंगे 16 में तो कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 बार। ठीक है, इसके बराबर में कितना दिया गया है 14। अब मेरे भाई भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 8, उसके बाद में प्लस, फिर यहाँ पर देखिए 5 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 5 दूना के 10, फिर क्या है -4 और इसके बराबर में दिया गया है 14। ठीक है, अब मेरे भाई प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और जो माइनस की संख्या है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 8 और प्लस का 10 है, तो प्लस का 8 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 8 और 10 मिलकर बन जाएगा 18। उसके बाद में क्या है माइनस का 4 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे -4 और उसके बराबर में कितना दिया गया है 14। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई 18 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 14 और इसके बराबर में भी कितना है 14। यानी कि यहाँ पर RHS पद और LHS पद दोनों क्या है, बराबर हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन ए के दोनों चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने आयत हैं। तो मेरे पास इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंगल फलक वाले आयत को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए सिंगल फलक का पहला आयत बन रहा है ये, उसी प्रकार से देखिए सिंगल फलक का दूसरा आयत बन रहा है ये, और मेरे भाई ध्यान से देखिए सिंगल फलक का तीसरा आयत बन रहा है ये। यानी कि इस आकृति में सिंगल फलक वाले कितने आयत हैं, 3 है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी आकृति के अंदर डबल फलक वाले आयत को देखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 इन दोनों को आपस में मिला दें तो एक आयत
और बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम आयत नंबर, मेरे भाई एक बार कलर चेंज करते हैं। अब देखिए, यदि हम आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 इन दोनों को मिला दें तो एक आयत यहाँ से यहाँ तक का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए ध्यान से, डबल फलक वाले त्रिभुज हमने काउंट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ट्रिपल फलक वाले यानी कि आयत को देखेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम आयत नंबर 1, आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 इन तीनों को मिला देंगे तो एक आयत यहाँ से यहाँ तक का बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। क्या इन सभी आयत के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य आयत है? तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य आयत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को टोटल कर लेंगे। तो मेरे भाई देखिए, 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4, 4 और 1 मिलकर बन जाएगा 5, 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल आयत है 6। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 6 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से भिन्न या अलग विकल्प कौन सा है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। यदि आप इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखोगे तो इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प तो क्या मिलेंगे, किसी न किसी प्रकार से समान मिलेंगे, और इन 3 के अलावा जो एक विकल्प होगा वो इन 3 से अलग या क्या होगा, भिन्न होगा। और इस भिन्न या अलग विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। कैसे चयन करेंगे, तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करके देखेंगे नंबरिंग। मेरे भाई देखिए, पहले विकल्प के अंदर है, पहले विकल्प के अंदर हमें अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं PQO। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, P आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है। P के बाद में क्या है, Q आता है कितने नंबर पर, 17 नंबर पर है। Q के बाद में क्या है, O आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई 16 से कितना बन रहा है, 17 कैसे बन जाएगा, प्लस 1 करने से। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है, 15 कैसे बनेगा, तो 17 के अंदर क्या कर देंगे, -2 कर देंगे तो बन जाएगा 15। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, +1 -2। ठीक है, इसी प्रकार से हम कलर चेंज करते हैं। अब देखिए दूसरे विकल्प को, मेरे भाई ध्यान से देखिए, दूसरे विकल्प में हमें अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं JKI। तो मेरे भाई देखिए, J आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 10 नंबर पर है। J के बाद में है K आता है 11 नंबर पर है। K के बाद में है I आता है 9 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए 10 से 11 बनेगा कैसे, तो 10 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 11। 11 से 9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 11 के अंदर क्या कर दें, -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 9। यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, +1 और -2। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम देखेंगे यहाँ पर तीसरे विकल्प या थर्ड विकल्प को। ठीक है, तीसरे विकल्प में हमें दिया गया है UVT। तो ध्यान से देखिए, U आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 21 नंबर पर है। U के बाद में क्या है, V आता है कितने नंबर पर, 22 नंबर पर है। और मेरे भाई V के बाद में क्या है, T आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर है 20 नंबर पर है। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखिए,
यहाँ पर है 21, 21 से कितना बन रहा है 22, 21 से 22 बनेगा कैसे, यदि हम 21 के अंदर क्या कर दे +1 कर दे तो बन जाएगा 22। फिर देखिए 22 से कितना बन रहा है 20, 22 से 20 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 22 में से क्या कर दें -2 कर दें तो बन जाएगा 20, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है +1 -2। ठीक है, इसी प्रकार से हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से हम देखेंगे चौथे विकल्प को। चौथे विकल्प में हमें अल्फाबेट लेटर दिया गया है FEG। तो ध्यान से देखिए F आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 6 नंबर पर है, F के बाद में है E आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर है, E के बाद में है G आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 7 नंबर पर है। अब यहाँ पर भी देखिए मेरे भाई 6 से कितना बन रहा है 5 कैसे बनेगा, तो 6 में से हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 5। और फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 7, 5 से 7 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें यहाँ पर +2 कर दें तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। अब इसको मैंने कंप्लीट सोल्व कर दिया। अब इन चारों में से भिन्न या अलग विकल्प कौन सा दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई यहां पर हमें ऑप्शन डी क्या दिख रहा है, इन चारों में से भिन्न या अलग दिख रहा है। कैसे, यहां पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर यहां पर क्या हुआ है +1 -2, उसी प्रकार से दूसरे विकल्प में भी क्या हुआ है +1 -2, और मेरे भाई तीसरे विकल्प में भी क्या हुआ है +1 -2। लेकिन ऑप्शन डी के अंदर क्या हुआ है -1 + 2। इस प्रकार से यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों विकल्प तो क्या है समान है, और जो ऑप्शन डी या चौथा विकल्प है वो इन तीन से क्या है भिन्न या अलग है। और यही हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प का चयन करें। तो इन चारों विकल्पों में से जो ऑप्शन डी है ये क्या है मेरे भाई भिन्न विकल्प है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी टाइप से इस टाइप के प्रश्न को आपको एग्जाम में सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दी गई आकृति में आपको सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो आकृति दी गई है इसके अंदर सबसे पहले ध्यान से देखिए सिंगल फलक का पहला त्रिभुज बन जाएगा ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए मेरे भाई सिंगल फलक वाला दूसरा त्रिभुज बन जाएगा ये, इसको हम नंबर दे देंगे 2। ठीक है, इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए सिंगल फलक वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा एक, ये इसको नंबर दे देंगे हम 3। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए सिंगल फलक वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक एक बन जाएगा, ये इसको नंबर दे देंगे हमें 4। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं, और देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए इन सभी के बीच में यहाँ से यहाँ तक की आकृति को यदि हम मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये, इसको नंबर दे देंगे हम 5। ठीक है, इसी प्रकार से जस्ट इसके सामने एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक का बन जाएगा, इसको नंबर हम दे देंगे 6। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 6। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 6 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था।
ऑप्शन ए वर्ष 1939 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1949 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1959 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1969 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था वर्ष 1949 में। तो मेरे भाई छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, राउप किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि राउप किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो राउप है ये जम्मू कश्मीर राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? मेरे भाई ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी 74.04%। ठीक है, तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वेनेजुएला में, ऑप्शन बी है जापान में, ऑप्शन सी है कनाडा में और ऑप्शन डी है डेनमार्क में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह स्थित है वेनेजुएला में। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी है गोवा राज्य में, ऑप्शन सी है असम राज्य में और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के कर्नाटक राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आपको एक प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चैबंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए ओडिशा राज्य का, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य का,
ऑप्शन सी है गुजरात राज्य का और ऑप्शन डी है सिक्किम राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो चैबंग वाद्य यंत्र है मेरे भाई ये सिक्किम राज्य का क्या है, पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की वास्तविक विकास दर कितनी थी? ऑप्शन ए 7.3%, ऑप्शन बी 7.4%, ऑप्शन सी 7.5% और ऑप्शन डी है 7.6%। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की वास्तविक विकास दर थी 7.6%। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के तोता के नाम से किसे जाना जाता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पोंगल लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पोंगल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो पोंगल लोक नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि पहले 100 अभ्यर्थियों को फुल डिस्काउंट के साथ में ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये के अंदर है। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो कुनो नेशनल पार्क है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।